नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के अंदर। प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है अपने रीति रिवाज और परंपराओं से एक सवाल बनता है, तो सवाल को उनके लिए अपन एक बेहतरीन तरीके से शॉर्ट फॉर्म के अंदर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आइएगा जानते हैं कौन कौन से रीति रिवाज चलते हैं राजस्थान में। योद्धा सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है रीति रिवाज एवं भैया परंपराएं। रीति रिवाज और परंपराएं। पहली बात, एक कभी आपने नाम सुना होगा आगरणी। नाम सुना होगा कभी आपने आगरणी। आगरणी है कि गर्भाधारण के 8 महीने के पश्चात आयोजित होने वाला एक संस्कार है। गर्भाधारण के 8 महीने के पश्चात में एक किया जाने वाला संस्कार है। अब उस संस्कार में क्या होता है बताओ। जिस पर गर्भवती महिला की माता महिला के लिए घाट ओढ़नी व मिठाई घेवर भेजती है। यानी महिला की माता, यानी जिस महिला के संतान होने वाला है उसकी माता, यानी कि उस संतान की नानी क्या करेगी, उसके लिए कुछ मिठाई, उसके लिए कुछ कपड़े भेजेगी। उसको क्या कहते हैं भैया, आगरणी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आगरणी कहते हैं। वैसे संस्कार कितने, 16 संस्कार है हिंदू परंपरा में। हिंदु परंपरा में संस्कार कितने, 16। जन्म से पहले कितने हो जाते हैं, जन्म से पहले 3 संपन्न हो जाते हैं। जन्म के बाद पहला कौन सा है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनियम और जात कर्म। कौन सा भैया, जात कर्म। आगे बात समझ में। अगली बात करते हैं पनघट पूजन या फिर कुआं पूजन। गाना सुना होगा कभी, पनघट पर जावे महिला घड़दो लेन पानी भरने। पनघट का मतलब होता है वह स्थान जहां पर क्या महिलाएं पानी भरने जाती है, महिलाएं पानी भरने जाती है। अब इसने क्या कहा, इस प्रथा को जलवा पूजन भी कहते हैं। जलवा पूजन ये होता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माताएं 21वें दिन बाद में पीले वस्त्र धारण करके कुएं का पूजन करने जाती है, जल देवता का पूजन करने जाती है। उसको जलवा पूजन कहते हैं या फिर कुआं पूजन कहा जाता है। और हिंदू देवी देवताओं के गीत गाती है। और ये ध्यान रखना, उस कुएं पर जल देवता की क्या करती है भाई, पूजा करती है। फिर नहान क्या होता है, जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान नहान कहलाता है। जच्चा का मतलब होता है, जच्चा और जो बच्चा होता है ना, उसका जो पहला स्नान होता है उसको कहते हैं नहान। अपने नहान का मतलब होता है नहाना, लेकिन जन्म के बाद का पहला स्नान क्या कहलाता है, नहान कहलाता है। फिर सुआ, सुआ क्या होता है कि जच्चा के घर को सुआ कहते हैं। जच्चा, जच्चा का मतलब होता है उस छोटे बच्चे के घर को क्या कहते हैं, सुआ कहा जाता है। और बच्चे के जन्म के बाद में संस्कार के तहत सारे घर की शुद्धि की जाती है। जैसे विष्णुई धर्म में, विष्णुई समाज में 30 दिन का सूतक चलता है। उसके बाद में क्या होता है, वहां के किसी पंडित जी के द्वारा, किसी महाराज जी के द्वारा, किसी धर्म गुरु के द्वारा आया जाता है और उनके घर पे क्या किया जाता है भैया, घर के अंदर शुद्धिकरण किया जाता है, पहल हवन किया जाता है। उसी प्रकार से क्या किया जाता है, सुआ, यानी जच्चा के घर को सुआ कहते हैं। थाली बजाना, थाली बजाने का मतलब होता है जब घर के अंदर पुत्र का जन्म होता है तब थाली बजाई जाती है, और जब घर में पुत्री का जन्म होता है तब सूप या फिर साजला बजाया जाता है। भैया अलग अलग क्यों है ना, वो तो क्या है, उस समय की अलग अलग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे। बच्चे का जन्म होता है तो पीली ओढ़नी धारण की जाती है, और जब पुत्री का जन्म होता है जब भैया गुलाबी ओढ़नी ओढ़ी जाती है। आगे बात समझ में, चलो आगे बात समझ में, तो अगली बात चलते हैं। जामन, जामन और जामनो, इसका मतलब होता है कि प्रथम प्रसव के उपरांत जच्चा व ससुराल पक्ष को दिए जाने वाले वस्त्र और आभूषण। प्रथम प्रसव यानी पहला बच्चा होता है, तो उस पहले बच्चे के बाद में जच्चा व ससुराल पक्ष को दिए जाने वाले जो वस्त्र और आभूषण है, अर्थात पुत्र जन्म पर नाई बालक के पग लिए सफेद वस्त्र और हल्दी से अंकित पद चिन्ह लेकर बालक के ननियाल भेजता। यानी कि एक बात बताओ, आपका जन्म होता है तो आपका जन्म होते हैं तो आप अपने पिताजी के घर पे होते, तो पिताजी के घर से नाई क्या करता है, आपके पग लिए और आपके हल्दी से अंकित पद चिन्ह लेकर क्या करता है, सफेद वस्त्र लेकर आपके ननियाल जाता है। तो उस प्रथा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जामना, या फिर कह सकते हैं वस्त्र और आभूषण देना क्या कहलाता है, जामना कहलाता है। वैसे अपने मारवाड़ में जामने का मतलब होता है जीमना, भोजन करना, लेकिन यहाँ जामनों का मतलब क्या होता है भाई, जो पहली संतान होगी उस संतान के जो पैर है उन पैरों को क्या किया जाता है, उन पैरों को जो पद चिन्ह होते हैं और सफेद वस्त्र धारण लेके नाई कहाँ जाता है, ननिहाल जाता है। जच्चा के पीर पक्ष या फिर बालक ननियाल पक्ष नाना की मामा की ओर से जो आती है उसको जामना कहते हैं। और देखो आपने कभी नाम सुना होगा जैसे मामा होता है, मामा अपनी बहन को भात भरने जाता है, तो उस समय उनकी भाणजी की शादी होती है, यानी उसकी बहन की पुत्री की शादी होती है। उस समय मामा एक चूनड़ लाता है, उसको कहते हैं जिम्मी, उसको क्या कहते हैं, जिम्मी कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है मामा चूनड़, दूसरा नाम क्या है, मामा चूनड़ भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान रख लेना भाई। फिर अकीको क्या है कि मुस्लिम बच्चों का मुंडन एवं नामकरण संस्कार अकीको कहलाता है। जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनियम, जातकर्म और नामकरण। हिंदू परंपरा के अंदर 5वां संस्कार है वो है नामकरण, लेकिन
अगर बात करें अकीको तो मुस्लिम बच्चों का मुंडन, मुस्लिम बच्चों के पहली बार सर के बालों को काटना, मुंडन करना, उनका नामकरण करना क्या कहलाता है? अकीको कहलाता है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगली बात है आख्या। आख्या मतलब होता है बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर बुलाई जाती है। यानी अपने कह सकते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तब क्या करती है, बहन और बेटियों को घर बुलाया जाता है और कह सकते हैं उनको भोजन वगैरह, उनको वस्त्र और आभूषण, उनको मिठाइयां दी जाती है। फिर देखो इस दिन बहनें आख्या करती है, यानी सात साखियां या फिर स्वास्तिक चिन्ह बनाती है, और साखिया मांगलिक चिन्ह जो खुशी विजय का सूचक होता है। भाई बच्चा जन्म होता है उसके 8-9 दिन बाद में, 8वें दिन बाद में क्या होती है, आसपास की जो छोटी बड़ी लड़कियां होती है अपने समाज की, अपने कास्ट की, अपने धर्म की, उनको बुलाया जाता है, अपने परिवार की। बुलाने के बाद में वो साख्या बनाएगी। साख्या समझते हो ना? साख्या ये स्वास्तिक ये बनाएंगे, और ये क्या होता है भैया, ये खुशी मांगलिक विजय का प्रतीक होता है, इसलिए वो बनाएगी और उनको ये वस्त्र और आभूषण भेंट करेंगे। सुहावड़, सुहावड़ का मतलब होता है प्रसूता को सौंठ, अजवाइन, घी, खांड के मिश्रण के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं, इसे मारवाड़ में सुहावड़ कहते हैं। जैसे प्रसूता, प्रसूता होता है जिसके पेट में अभी बच्चा है, या फिर अभी जिसने अभी अभी किसी बच्चे को जन्म दिया हो, तो उस महिला को क्या किया जाता है भैया, सौंठ। सौंठ एक प्रकार का क्या है, खाने का पदार्थ जो बहुत ताकतवर चीज होती है। फिर अजवाइन और घी और खांड, खांड मीन होता शक्कर, खांड मीन होता शक्कर, तो इन सभी को मिलाकर घी वगैरह डाल के एक लड्डू बनाया जाता है, वो लड्डू उस प्रसूता महिला को खिलाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो उसको क्या कहते हैं भाई, सुहावड़ कहते हैं। अगली बात है कन्यावध। कन्यावध के बाद में, कन्या जन्म के बाद में हत्या करने की कुप्रथा, यानी जब किसी लड़की का जन्म हो जाता है तब कहा जाता है कि लड़की घर के अंदर आ गई, इसका मतलब बहुत बुरी चीज है। वैदिक संस्कृति के अनुसार लड़कियों को तीसरा दुख माना जाता था, तो इसलिए उन लड़कियों को मार दिया जाता था, उनका वध कर दिया जाता था, ये ध्यान रख लेना। उन लड़कियों को क्या किया जाता, मार दिया जाता था, वध कर दिया जाता था, ये बात ध्यान रख लेना। फिर राजपूत समाज में अधिक प्रचलित है। राजपूत समाज के अंदर कहा जाता था कि हमारे सबसे पहला लड़का होगा और लड़का हमारा वारिस होगा, लड़कियां हमारे घर के अंदर पैदा नहीं होगी। थोड़ा कहीं ना कहीं एक कुप्रथा थी, उस कुप्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज देखो जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद में कहते हैं कि 11वें या फिर 12वें दिन, कई जगह तो तीसरे दिन होता है, और कई जगह कह सकते हैं 11वें या फिर 12वें दिन क्या किया जाता है, आसपास के जो लोग हैं वो वहां खाना खाने आते हैं, उनको बुलाया जाता है और भोजन करवाया जाता है, उसको कहते हैं मोसर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले ही मृत्यु भोज करवा दिया है उसको कहते हैं जोसर। दो नाम याद रख लेना, दो नाम याद रख लेना, जोसर और मोसर। जोसर और मोसर। जोसर का मतलब होता है कि जीवित रहते मृत्यु भोज करना, जीवित रहते मृत्यु भोज करना, ठीक है भैया। फिर मोसर का मतलब होता है मृत्यु के बाद का मृत्यु भोज, मृत्यु के बाद का मृत्यु भोज क्या कहलाता है, मोसर कहलाता है। ये दोनों लाइनें क्या करना, याद रखना। फिर मृत्यु के बाद में सामाजिक भोज होता है, नुका मोसर भी कहा जाता है। राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 कहते हैं कि भैया मृत्यु भोज के अंदर कम खर्च किया जाए, क्योंकि एक तो उस घर के अंदर मृत्यु हो चुके ऑलरेडी, दूसरी बात लोग खा पी के चले जाते हैं। तो एक देखो कहीं ना कहीं एक तो ये धार्मिक परंपरा है कि भाई अच्छा माना जाता है कि उस आदमी की मृत्यु हुई है और उसके संतान इतनी निठल्ली है, इतनी कह सकते हैं कमजोर है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद में लोगों को खाना तक नहीं खिला सके, ये ध्यान रखना। अगली बात बाल विवाह, यानी कम आयु में विवाह, कम आयु के अंदर विवाह करना बाल विवाह। राजस्थान बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंदर लागू हो जाता है। अक्षय तृतीया का तीज पर अधिक बाल विवाह होते हैं। अबूझ सावा, राजस्थान में सर्वाधिक अबूझ सावा, राजस्थान में जो सर्वाधिक अबूझ सावा है, सर्वाधिक अबूझ सावा, ये तो लागू हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। वैसे बहुत समय पहले ही बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास कर लिया, लेकिन अगर टोटली कहा जाए कि बाल विवाह के लिए निश्चित डेट और उसके बाद में ये नहीं कर सकते कि भैया आप इस उम्र से पहले शादी कर सकते हैं, कानूनन अपराध माना जाएगा, तो वो 2006 माना जाएगा। विधवा विवाह क्या होता है, विधवा का पुनर्विवाह। राजस्थान में सामाजिक कहने का मतलब है कि विधवा जब कोई महिला होती है, उनके पति की कम उम्र के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आजीवन विधवा बन के रहेगी, तो इसलिए उन महिलाओं के लिए क्या किया जाता है कि एक आप नया विवाह कर सकते हो, दूसरा विवाह कर सकते हो। जो सामाजिक सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई हाँ विधवा विवाह होना चाहिए, होना चाहिए। वो महिला आजीवन बिना पति के बिना घर बसाए नहीं रह सकती, विधवा बन के नहीं रह सकती, समाज उसको एक कुदृष्टि से देखता है।
अब कोई विधवा महिला जा रही सड़क से, कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए जा रहा है, वो आदमी रुक जाता है और वापस चला जाता है कि भाई आज मेरी विधवा महिला के दर्शन हो जाते हैं, इसका मतलब मेरा काम, मेरा समय क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है, कहीं न कहीं नक्षत्रों की वजह से बुरा माना जाता है, लेकिन वो गलत बात है। विधवा पुनर्विवाह। अगली बात की जाती है दूध पीती। दूध पीती का मतलब होता है कन्या जन्म के बाद में दूध में डुबोकर हत्या। जैसे माना कि किसी लड़की का जन्म हो जाता है, एक तरह का कन्या वधी है, लेकिन दूध पीती का मतलब होता है जब किसी लड़की का जन्म होता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि उसके गले के अंदर गेहूं डाल दिया जाता है ना, उसके गले के अंदर मोटा अनाज डाल दिया जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है श्वास नहीं आने के कारण, या फिर नाक में डाल दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उसको दूध में डुबो कर मार दिया जाता है, तो उसको भी कन्यावध का ही रूप कहते हैं, जिसको कहते हैं दूध पीती। एक है कांचली प्रथा। कांचली प्रथा होता है भील महिलाओं की विशेष सामाजिक परंपरा है और नाता प्रथा से जुड़ी मानी जाती है। आपने कभी नाम सुना होगा, ये तो कहिए भील जनजाति, भील महिलाओं की एक विशेष प्रकार की प्रथा है। एक आपने कभी नाम सुना होगा झगड़ा राशि, है ना, आपने कभी एक नाम सुना होगा झगड़ा राशि। अब झगड़ा राशि क्या होता है, झगड़ा राशि मीणा समुदाय के अंदर होती है। कौन सी जनजाति के अंदर, मीणा जनजाति के अंदर होती है। माना कि एक महिला है जिसकी एक शादी एक पुरुष से होती है, ए पुरुष से होती है, तो ए पुरुष को छोड़कर बी पुरुष के साथ में अपने शारीरिक संबंध बनाना, उसके साथ में रहना, रहने के बाद में ए पुरुष के द्वारा अपनी जो समाज की सबसे बड़ी कह सकते हैं जो पंचायत होती है 84 पंचायत, उस पंचायत के द्वारा उस बी पुरुष से जो पैसे लिए जाते हैं उसको कहते हैं झगड़ा राशि। उसको क्या कहते हैं भाई, झगड़ा राशि कहते हैं। फिर है विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाज, जैसे सगाई। अब सगाई क्या होता है कि कन्या के विवाह के लिए लड़का रोकने की रस्म रुपया और नारियल सगुन के रूप में दी जाती है, सगाई कहती है। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में से टेवट या फिर सगपन कहते हैं। मतलब क्या होता है, पूरी कहानी समझ दो, मैं समझा दूंगा, यहाँ कुछ भी लिखा हो डजंट मैटर। इसका मतलब होता है माना कि मेरा रिश्ता तय करना है, या फिर कह सकते हैं लड़की का रिश्ता तय करना, किसी भी पक्ष के अंदर मान सकते हो। तो मेरे पापा लड़की वाले पक्ष के पास गए और लड़की देखी और कह दिया कि आज से आप अपनी लड़की की शादी नहीं करोगे क्योंकि आपकी लड़की का रिश्ता मेरे लड़के के साथ तय करते हैं। तो इसके लिए लड़के को रोक दिया, लड़की को रोक दिया। तो कहने का मतलब होता है रोकना। रोकने का मतलब होता है ऐसा नहीं कि शादी नहीं करो, ऐसा होगा कि हम आपस में शादी करेंगे, दूसरी जगह क्यों करनी। तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपने जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं, टेबलिया कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है सगपन। सगपन का मतलब होता है कि सगाई करना, सगाई करना, रिश्ता तय करना। इसको अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि भैया रिश्ता तय करना, रिश्ता तय करना। पहले के जमाने में रिश्ता तय करते थे दादाजी, यानी मेरी रिश्ता तय करना, मेरे दादाजी जाएंगे। लड़की का रिश्ता तय करना, उसके दादाजी से बात हो जाएगी। हम ना जाने कौन लड़की कौन लड़का। अभी आज का जमाना बढ़ गया कि भैया इंस्टा पे फोटो लाओ, व्हाट्सएप पे फोटो लाओ, इंस्टा की बायो देखो है, इंस्टा पे कैसे कैसे रील अपलोड, ये गुंडागर्दी की रील अपलोड की है कि ना है, तो फिर कैसा है, उसके गले में दो शर्ट के ऊपर 2 बटन खुली होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। फिर टीका या फिर तिलक, और रिश्ता तय करके पापा आते तब तक तो बात हो जाती है आपस में। पापा ने कहा ऐसा लड़का, नहीं पापा बात हो गई, तुम जाओ। टीका सगाई होने के बाद में शुभ मुहूर्त पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला द्रव्य, और इस अवसर पर नगद राशि, वस्त्राभूषण, फल, मिठाई आदि भेजे जाते हैं। इस प्रथा को टीका कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सगाई तय हो जाती, ये रिश्ता तय हो गया, तय होने के बाद में शुभ मुहूर्त पर कन्या पक्ष यानी वधु पक्ष, कन्या पक्ष बोले तो वधु पक्ष, तो वधु पक्ष क्या करेगी, वर पक्ष को कुछ वस्त्र, आभूषण, कुछ पीने की चीजें देगी, उसको कहते हैं टीका। जबकि वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को ये प्रथा क्या कहलाती है, गोद भराई कहलाती है। माना कि जब शादी वगैरह हो जाती है ना, तो कह सकते हैं कि वर पक्ष के द्वारा जो वधु पक्ष को दिया जाएगा उसको कहते हैं गोद भराई, और वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाएगा उसको कहते हैं टीका या फिर तिलक। दोनों ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। अगली है चिकनी कोथली। चिकनी कोथली का मतलब होता है सगाई के बाद में, सगाई का मतलब रिश्ता तय हो जाना, उसके बाद में वर पक्ष की ओर से वधु के लिए जो गहने या कपड़े, मिठाई आदि भेजे जाते हैं उसको चिकनी कोथली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, चिकनी कोथली कहते हैं। वस्त्र, आभूषण वगैरह, मिठाई वगैरह भेजी जाती है। आगे बात समझ में। और वैसे जब इनकी बात करते हैं तो गोद भराई क्या होती है, गोद भराई होती है जब शादी हो जाती है, तो बच्चे जन्म से पहले की क्रिया है, गोद भराई कहते हैं। फिर देखो लगन पत्रिका और पीली चिट्ठी, इसका मतलब होता है वर या फिर वर वधु पक्षों द्वारा विवाह की तिथि सावे तय करना, और कन्या पक्ष वालों की तरफ से पंडित द्वारा लगन पत्रिका लिखवा कर भिजवाते हैं। जैसे माना कि वर और वधु दोनों के परिवार के द्वारा रिश्ता तय हो जाता है, शादी की डेट फिक्स हो गई। डेट फिक्स होने के बाद में कन्या पक्ष वर पक्ष को यानी वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को एक पत्रिका दी जाएगी। उस पत्रिका के अंदर क्या भैया, पंडित जी द्वारा लगन पत्रिका लिखकर भिजवाई जाती है, और उस पत्रिका के अंदर क्या डेट फिक्स होती है कि भाई इस दिन अपने क्या करेंगे, विवाह करेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, लगन पत्रिका कहते हैं।
फिर एक आता है कुमकुम पत्रिका। अब लगन पत्रिका में क्या होती है, डेट फिक्स होती है। कुमकुम पत्रिका के अंदर क्या होता है, कुमकुम पत्रिका में कर्म से डेट लिखी होती है, पूरा प्रोग्राम लिखा होता है, हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म, डीजे नाइट है, और कह सकते हैं फेरे इस टाइम खाए जाएंगे और इस टाइम भोजन होगा। मतलब जो कर्म दिया जाता है उस कर्म को क्या कहते हैं भैया। देखो इसमें वैवाहिक कार्यक्रम का तिथिवार उल्लेख मिलता है। विवाह कार्यक्रम की परिजन और रिश्तेदारों को सूचना देते हुए ये दोनों पक्षों द्वारा छपाई जाती है निमंत्रण पत्रिका। अब देखो उसके अंदर तो केवल किसको दी जाती, ये वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाएगी, वर पक्ष को दी जाएगी। लेकिन ये क्या होती है, ये दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने रिश्तेदारों को दी जाती है, दोनों पक्षों के द्वारा रिश्तेदारों को दी जाती है भैया। और ये एक प्रकार का क्या होता है, निमंत्रण पत्रिका होती है, एक प्रकार की निमंत्रण पत्रिका होती है। कहती है इस समय आपको आना है हमारी हल्दी के अंदर, हमारी पीले वीले यूं एकदम पजामा वगैरह पहन के, ठीक है। अगली बात होती है कि राजस्थानी परंपरा के अनुसार जो पहला निमंत्रण है वो रणथंभौर के गणेश जी के मंदिर, और गणेश जी भी कौन से, त्रिनेत्र गणेश जी। गणेश जी भी कौन से भाई, त्रिनेत्र गणेश जी, ये ध्यान रख लेना, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के अंदर जाती है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी के अंदर राजस्थान की परंपरा की पहली लगन पत्रिका, पहली लगन नहीं, पहली विवाह आमंत्रण पत्रिका कुमकुम पत्रिका उनके पास जाएगी। तब कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो गजानंद महाराज हैं, ध्यान रखना भाई। अगली है खेहट्यू विनायक। खेहट्यू विनायक का मतलब होता है विवाह के अवसर पर प्रतिष्ठित स्थापित की जाने वाली गजानंद विनायक की जो मिट्टी की मूर्ति होती है उसको क्या कहते हैं, खेहट्यू कहते हैं, मिट्टी की मूर्ति। यानी जब कह सकते हैं जो विवाह के अवसर होता है उस समय भगवान श्री गणेश जी की एक मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी की, तो उस मूर्ति को स्थापित करना, उसको प्रतिष्ठित करना क्या कहलाता है भैया, खेहट्यू विनायक कहलाता है। फिर साव या फिर सावो क्या होता है, विवाह का शुभ मुहूर्त सावो कहलाता है। अपने मारवाड़ के अंदर, अपने पश्चिम राजस्थान के अंदर सावो का मतलब होता है ऐसा समय जहाँ एक साथ ज्यादा विवाह होते हैं। तब अपने दुकानों के अंदर भीड़ लगी होती है, तब दुकानदारों से पूछते आज इतनी भीड़ क्यों, तब वो कहते हैं कि अभी तो सावा स्टार्ट हो गया। सावा स्टार्ट का मतलब होता है विवाह का शुभ मुहूर्त स्टार्ट होगा, विवाहों का एक समय स्टार्ट हो गया जिसके अंदर ज्यादा विवाह होते हैं, ठीक है। बरी पड़ला अपने कहते हैं अबूझ सभा, अबूझ सभा का मतलब होता है जो अपनी होती है ना अबूझ सभा आका तीज, उसके अंदर क्या होता है भाई, बाल विवाह ज्यादा होते हैं। अबूझ सभा का मतलब होता है बाल विवाह ज्यादा होना। फिर देखो बरी पड़ला, बारात के साथ में वर के घर से वधु के लिए कपड़े, जूतियां, आभूषण, मेहंदी, चूड़ा, फल, मिठाई आदि भेजे जाते हैं, उसको बरी पड़ला कहते हैं। वर पक्ष देगा किसको, वधु पक्ष को, कब, बारात के साथ, विवाह के समय। विवाह के समय जो बारात जाएगी ना, तो उस बारात के साथ में वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए कपड़े, जूतियां, आभूषण सब कुछ चीजें भेजी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, बरी पड़ला कहते हैं। और जब बारात चली जाती दिन को, है ना, तो कह सकते हैं कि दिन को लगभग ज्यादा मुझे लगता है 12-1 बजे का समय होता है, 3 बजे का समय होता है। 3 बजे क्या किया जाता है, कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग या फिर जो सीनियर लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां जाते हैं और वो सारी चीजें दे के आते हैं उनके घर परिवार के अंदर। फिर बरी पड़ला में लाए गए वस्त्र आभूषण चूड़े को वधु विवाह के समय धारण करती है। जो वस्त्र आभूषण है, जो चूड़े है, वो अगले दिन जब वो फेरे वगैरह लिए जाते हैं ना, अग्नि परिक्रमा होती है, तो उस दिन वो धारण करती है। फिर बरी पक्ष वधु की पोशाक को कहा जाता है तथा उसके साथ ले जाने वाले मेवे, मिठाइयां, फलों को क्या कहते हैं, पड़ला कहते हैं। बरी तो होता है जो वधु की लाल रंग की पोशाक होती है ना, बरी होती पोशाक, बरी क्या होती, बरी होती पोशाक, और पड़ला होता अन्य जो मिठाइयां है ना, पड़ला होता आभूषण है, मिठाइयां हैं, ये ध्यान रख लेना। आभूषण है और भाई मिठाई है, आभूषण और मिठाई, इस बात का ध्यान रख लेना। अगली बात है बिंदोली या फिर बिंदोरी। इसका मतलब होता है विवाह के एक दिन पहले रात्रि में वर की बिंदोली निकाली जाती है। विवाह के एक दिन पहले रात्रि के अंदर क्या है, वर की बिंदोली निकाली जाती है, मतलब दामाद, मतलब जवाई की जो बींद है उसकी। तो इसके अंतर्गत वर को घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ में गांव या फिर मोहल्ले में घुमाया जाता है, जिसमें स्त्री मांगली गीत गाती। पूरा कर्म समझ तो, जब बारात विवाह होता है, विवाह से एक दिन पहले जो दूल्हा है, दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया जाएगा और पूरे गांव के अंदर घुमाया जाएगा। घुमाने के साथ साथ महिला साथ साथ में चलेगी और मांगली गीत गाएगी, ये ध्यान रखना। उसको क्या कहते हैं, बिंदोली कहते हैं। होमवर्क तो हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा, आपका भाई आपको एक HW का काम देगा, आपका भाई आपको एक HW का काम देगा। HW के काम के अंदर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भाई सवाल क्या है कि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में मौसर किसे कहते हैं, मौसर किसे कहते हैं। मैंने दोनों चीज बताई थी, आप सभी को पता होना चाहिए भाई मौसर क्या है। तो भैया देखो, विवाह के समय दिया जाने वाला प्रतिभोज,
और बच्चे के जन्म पर होने वाला उत्सव, किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर होने वाला मृत्यु भोज, और गृह प्रवेश के समय किया जाने वाला यज्ञ। मेरे इस भाई को तो पता नहीं है। क्या आपको पता है? तो आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। और आपको लगा कि इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें रिवीजन हुई, बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, आसान भाषा में समझ में आया, तो कमेंट की इच्छा से, तो आप एक कमेंट की इच्छा मैं आपसे जरूर करूंगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज दोस्त ने आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।